उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ टहल रहा था। अचानक एक घर के सामने भीड़ देखकर दोस्त विक्रम ने पूछा, यहाँ क्या हुआ है दोस्त? कोई अनहोनी? नहीं विक्रम, भीड़ तो किसी भी कारण से जमा हो जाती है। इस घर में एक खुशी की बात हुई है। फिर ये पुलिस कैमरे वाले। चलो विक्रम, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, बस मुझे बीच में टोकना नहीं और कोई सवाल भी नहीं पूछना। विक्रम ने हाँ कर दी। मैं बताने लगा, ये घर सव्यसाची का है। सव्यसाची बड़ा आदमी है, एक बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर होना कोई मजाक की बात नहीं होती। अनेक योग्यताओं के साथ ही बिना थके बिना रुके कार्य करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। रुके तो, सुस्ताए तो, न जाने कब मार्केट के उस अजस्त चक्र से बाहर फेंक दिए जाओगे। तनख्वाह काफी मोटी मिलती है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों से, परिवार के सदस्यों से न जाने कब महरूम हो गए, पता ही नहीं चला। न जाने बच्चे कब बड़े हो गए, क्या क्या डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली, मैंने जाना ही नहीं। घर वापस आओ तो सभी अपने कामों में व्यस्त या फिर सोए हुए मिलते। मुझे सुकून के कुछ पल मिले, इसलिए कोई भी अपनी रोजमर्रा की समस्याएं मेरे पास नहीं लाता, मगर मैं तो इसी कारण अपनों से बेगाना हो गया। कभी कभी तो जी करता है कि यह सब छोड़कर चले जाओ, मगर क्या ये संभव है? नहीं, मुझे तो प्रतियोगिता के भय से घूमते ही रहना है, तेज और तेज। देर रात को कार में घर लौटते हुए सव्यसाची यही सब सोच रहा था। गनीमत थी कि कार ड्राइवर चला रहा था, वरना अपने ही विचारों में डूबे डूबे वह तो एक्सीडेंट ही कर बैठता। याद आया उसे कॉलेज का जमाना। सभी सहपाठी अधिक से अधिक धन अर्जित करने वाली नौकरी पाने की होड़ में प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, अतिप्रसिद्ध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिला पाने के लिए तरस रहे थे। सव्यसाची भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। परिवार के सदस्यों को, खासकर माता पिता को काफी उम्मीदें थी उससे। उच्च मध्यम वर्ग वाले परिवार का ये बेटा धनाढ्य वर्ग में शामिल होने के सपने देख रहा था। उसके सपने पूरे भी हुए। कलकत्ता के मैनेजमेंट संस्थान में उसे प्रवेश मिल गया तो सभी खुशी से फूले न समाये। यार दोस्तों के अभिवादनों में छिपी ईर्ष्या के पुट को भी वह शीघ्र ही भूल गया। देखते देखते 2 वर्ष बीतते बीतते एक अत्यंत प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में सव्यसाची को नौकरी भी मिल गई। जाहिर था शादी भी शीघ्र ही हो गई। सव्यसाची नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करता रहा और पत्नी शची उसके हर मूड को संभालती, उसका साथ देती रही। परिवार की कोई भी समस्या क्यों न हो, चाहे बच्चों का एडमिशन हो या कोई बीमार हो या कोई पार्टी हो या घर में ही कोई उत्सव हो, सभी कुछ तो संभाल लेती थी शची। सव्यसाची बस नौकरी करता, तरक्की पाता, कंपनी की प्रतिष्ठा को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता। मगर उम्र तो बढ़ती है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते सव्यसाची को बड़ी तीव्रता से महसूस होने लगा कि वह कुछ उगता गया है, उसी एकसार वातावरण से काफी थक गया है। मगर मार्केट की जानलेवा होड़ में फुर्सत के चंद पल भी निकाल पाना असंभव था। शची सब कुछ देखती, मगर लाचार थी। उसे पति की प्रतिष्ठा, उसकी थकावट, मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही होड़ से अब कुछ भय सा लगने लगा था। पति के पीछे साए की तरह रहना चाहती वह, मगर ऐसा करना संभव तो नहीं था। प्रतिदिन की भांति सव्यसाची सुबह सुबह सैर को निकला। यही एक आदत थी जो उसने अब तक छोड़ी नहीं थी। बल्कि यूँ कहिए कि शरीर की मशीन को चालू हालत में रखने के लिए यह प्रातःकालीन सैर बड़ी आवश्यक थी। सुबह 5 बजे निकल जाता सव्यसाची और करीब घंटे भर बाद वापस आकर अपनी दिनचर्या में लीन हो जाता। मगर उस दिन 6:30 बज गए, 7, 8, 9 भी बज गए, मगर सव्यसाची न लौटा। शची उसके टहलने के रास्ते से परिचित थी, स्वयं कार निकलवाकर देख आई। नहीं, रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वापस आकर सभी परिचितों को फोन किए, रिश्तेदारों से पूछा, कोई पता नहीं। हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज करनी ही पड़ी। पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की ही देर थी कि सभी अखबारों में, रेडियो पर, दूरदर्शन पर सव्यसाची के गायब होने की खबर आ गई। पुलिस की खोज शुरू हो गई। उसके दोस्तों, दुश्मनों, कंपनी के सहयोगी अफसरों से पूछताछ की गई। कंपनी में सव्यसाची लोकप्रिय ही था, किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। कोई अन्य कंपनी इस कंपनी को हड़पने की मंशा भी नहीं रखती थी। फिर अस्पताल गए, हो सकता है अति थकान के कारण सव्यसाची कहीं गिर तो नहीं गया, मगर कोई लाभ न हुआ। शची का रो रोकर बुरा हाल था। निकटतम रिश्तेदार भी आ गए थे, बच्चे अलग परेशान थे। बड़ा बेटा लगातार टेलीफोन के पास बैठा रहा और छोटा बार बार पुलिस थाने जाकर पूछाता कि उसके पापा की कोई खबर तो नहीं आई। अब एक ही अनुमान लगाया जा रहा था कि न हो सव्यसाची का अपहरण ही किया गया होगा।
फिर यदि वे धन की मांग करें तो, यदि कंपनी के कोई भेद मालूम करना चाहे तो। मगर अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई फोन भी नहीं आया। एक दिन बीत गया, घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। दूसरा दिन भी बीता। आज समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पर बस इतना कहा गया कि सव्यसाची की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। तीसरा दिन, लगता था कि सभी प्रचार प्रसार के माध्यम सव्यसाची को भूल गए हैं। फिर तो दिन बीतते रहे, सिर्फ परिवार वालों को छोड़कर कोई भी उसके लिए परेशान नहीं था। और फिर एक बार फिर अखबार में सव्यसाची की फोटो छपी। वह लौट आया था सकुशल। परिचितों सहयोगियों का तांता लग गया उसके घर। पुलिस वाले CID वाले सवाल पूछ कर अलग हैरान किए दे रहे थे। थक गया सव्यसाची दोहराते दोहराते कि उसे नहीं मालूम कि उसे कौन ले गया था, कहाँ और क्यों ले गया था। उस दिन सुबह जब वह सैर को निकला था तो अचानक 2 आदमियों ने उसे दबोचकर कार में डाल दिया और किसी अज्ञात स्थल की ओर ले चले। सव्यसाची को पीछे की सीट पर लिटा दिया गया। वह उठ नहीं पाए, इसलिए वे ही दोनों जिन्होंने उसे दबोच लिया था उस पर बैठ गए। लिहाजा सव्यसाची देख ही नहीं पाया कि उसे कौन सी जगह ले जाया जा रहा है। गंतव्य तक पहुंचने पर उससे एक बड़ी रकम की मांग की गई। यह आदेश दिया गया कि वह अपने घर वालों को फोन करके रकम पहुंचाने का बंदोबस्त करने के लिए कहे। सव्यसाची बोला कि यदि वह अपना घर और घर की एक एक चीज भी बेच दे तब भी इतनी रकम प्राप्त नहीं कर सकता। अपहरणकर्ताओं ने ये सोचकर कि सव्यसाची की सांपत्तिक स्थिति का उन्होंने गलत अंदाज लगा लिया था, उसे आज़ाद करने का फैसला कर लिया। उसे एक ट्रेन में बिठा दिया गया। जब कुछ देर बाद सव्यसाची कुछ संभला तो उसने खिड़की से झांककर देखा और यह अनुमान लगाया कि वह कलकत्ता से अधिक दूर नहीं है। हावड़ा स्टेशन आते ही वह उतर गया और टैक्सी से अपने घर चला आया, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी भय के लक्षण को ओढ़े। पुलिस एवं पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते देते वह इतना थक गया कि उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, वह बेहोशी के आलम में जाने लगा। शची ने प्रार्थना की कि उसके पति का मानसिक तनाव समाप्त होने तक उनसे कोई प्रश्न न किए जाएं। वे थक गए हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। सभी चले गए। सव्यसाची ने लंबी तान दी। करीब 2 घंटे बाद वह उठा तो देखा कि बच्चे अपने अपने काम पर चले गए हैं। रसोईघर से सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। वह उठा, झटपट स्नान करके किचन में आया और पीछे से आकर पत्नी का आलिंगन करते हुए बोला, मान गया तुम्हें? सचमुच बड़ा आराम किया पूरे हफ्ते, सारी थकान निकल गई। अब बढ़िया सा खाना खिला दो, आज का दिन आराम करके कल से ऑफिस जाऊंगा। पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। खाना खिलाते हुए बोली, दूसरा उपाय भी तो न था। ना तो तुम छुट्टी लेते, ना कंपनी तुम्हें छुट्टी देती। अपहरण हो जाने के बाद तो किसी का बस नहीं चलता न। बस अब मुझे एक ही बात की चिंता है, कहीं उन्हें सच का पता न चल जाए। वे यह न पूछ बैठे कि क्या अपहरणकर्ताओं के पास पिस्तौल भी नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं बांधे। तुम्हारे ये कहने पर कि तुम बड़ी रकम नहीं दे सकते, वे मान गए। तुम्हें छोड़ दिया, ट्रेन में बैठा दिया, एक खरोंच तक नहीं आई, चेहरे पर भय का कोई चिन्ह तक नहीं। शायद तुम कोई अच्छी सी कहानी गिरते। खैर फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सव्यसाची मुस्कुराया, बोला, तुम्ही ने ये तरकीब सुझाई थी मुझे दीदी के घर गांव भेजने की, आराम करने के लिए। अब तुम ही सब संभालना, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। इतना कहकर मैं चुप हो गया। विक्रम भी सोच में पड़ गया। बोला, शायद शची ने ठीक ही किया था। जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद तुम ठीक कह रहे हो विक्रम। मैं कोई और जवाब दे ही नहीं सकता था।